नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 23 दिसंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू के हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे और तीनों काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की नेवी की अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी से संबंधित सरकार इसके लिए क्या कर रही है, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा ये आर्टिकल इंडियन वर्कर्स की मुसीबत से संबंधित डिस्कस करेंगे। एक 16 वर्कर्स का ग्रुप, उनको जाना था यूएई लेकिन धोखे से उनको ले जाया गया लीबिया के शहर बेंगाजी में, वहां पे सीमेंट की फैक्ट्री में उनसे काम करवाया गया। ये देखो एक कहानी नहीं है, ऐसी देखो हजारों कहानियां हैं। तो इंडियन वर्कर से संबंधित ये आर्टिकल है। फिर तीसरा आर्टिकल यहां पे, अब देखो एक नई टर्म क्लाइमेट चेंज से संबंधित सुर्खियों में है पीकिंग, कि इंडिया समेत दूसरे देशों का ना पीक कब आएगा एमिशन का। तो डेवलप कंट्री अब इंडिया को फोर्स कर रहे हैं, आप अपना पीक बताइए कब आएगा, समझ गए। तो इसको लेके भी इंडिया की क्या तैयारी है, इंडिया को क्या करना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले 1-2 मिनट में ना एक बुक की समरी डिस्कस कर लेते हैं। बुक है बुक ऑफ 5 रिंग्स। देखो शायद आपने नाम सुना होगा इनका, मियामोटो मुसाशी। मियामोटो मुसाशी ना सिर्फ देखो एक बहुत महान योद्धा थे बल्कि एक महान फिलोसफर भी थे। इनका जन्म हुआ 1584 में। शुरुआत में तो इन्होंने देखो एक समुराई के तौर पे काम किया, मतलब मास्टर के अंडर काम किया, बट 1600 में इनके मास्टर की डेथ हो गई थी। इन्होंने ना अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपनी एक बुक में जगह दी है। ये बोलते हैं, जो फेमस लाइन है, सब कुछ जो है वो तुम्हारे अंदर है। सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो भी तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो 7 लेसन्स, ये फेमस लेसन्स देते हैं। जल्दी जल्दी से आपको बताता हूं ताकि आपका कम टाइम कंज्यूम हो। सबसे पहले मुसाशी देखो ये कहते हैं, लाइफ में जो पोजेशंस है ना, मटेरियल पोजेशंस जैसे धन दौलत, ये सब एक इल्यूजन है। हम इन चीजों के पीछे ना अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, लेकिन लाइफ कभी ना कभी देखो ये सब चीजें हमसे छीन लेती हैं। भगवत गीता भी देखो यही सिखाती है, जो चला गया उसका दुख हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा फेमस लेसन ये देते हैं, इन्होंने देखो लाइफ में ना अकेला रहना ज्यादा चूज किया और ज्यादा ना डिजायर्स के पीछे, इच्छाओं के पीछे नहीं भागे। इन्होंने अपनी स्किल पे, अपनी मास्टरी पे ज्यादा फोकस किया और उसको सिखाने पर भी। तीसरा लेसन ये बोलते हैं, देखो अपनी ईगो को ना ज्यादा हवा मत दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। बट देखो हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि दुनिया देखो हमारे बिना भी चलती रहेगी। हमारे जैसे करोड़ों लोग पहले आए थे, जा चुके हैं, तो हमारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी प्रॉब्लम्स को ना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मत समझो, फोकस करो उनको एड्रेस करने पर। नेक्स्ट लेक्शन, गलत फीलिंग्स के बेस पे ना कभी जज मत करो, सोचो और समझो कि जो तुम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में सही है या गलत है, ना कि इमोशनल बेसिस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेना, नहीं। फिर 5वां लेसन ये देते हैं, लग्जरी लाइफ जीने के बजाय डिसिप्लिन और डेडिकेशन वाली लाइफ जीना ज्यादा बेहतर है। इन्होंने ऐसा ही किया और ये इनकी लिगेसी बन गई। 6वां लेसन, आजकल देखो, मतलब उस समय तो सोशल मीडिया टाइप की चीजें नहीं थी, उस समय ये बोलते हैं, अगर आपको देखो ये पता हो कि करना क्या है तो डिस्ट्रैक्शन देखो कभी भी आपका ना फोकस नहीं हटा सकती। मुसाशी कहते हैं कि अपने क्राफ्ट के लिए ना 100% डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया के कारण डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। 7वां लेसन, मुसाशी ये कहते हैं, लस्ट और डिजायर्स हमें देखो कमजोर बना देते हैं। अगर हम लस्ट और डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करते ना तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ग्रोथ के रास्ते में ना बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। तो इसलिए डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय लस्ट और लव। तो ये 7 लेसन्स इनके द्वारा बोले गए, जो आपको अच्छे लगे वो आप चूज कर सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया एक मैरीटाइम नेशन है। हमारे यहाँ पे जो कोस्टल बॉर्डर है वो 7500 किलोमीटर से भी लंबा है। जब हम बात करते हैं अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है पानी के नीचे सबमरीन सहित दूसरे व्हीकल्स की सहायता से जो दुश्मन देश के एसेट्स है ना, जैसे सबमरीन है, कोई और चीज है, उसको डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय कर देना।
और इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करना। ये है इंडिया की अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी। देखो 2024 की जो शुरुआत है ना, इंडियन नेवी के लिए हाई नोट पे हुई थी, क्योंकि 2024 के शुरुआत में ना इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था। ऑपरेशन संकल्प मतलब आपको याद होगा, येमन में जो हौथी रिबल्स थे ना, वो रेड सी एरिया में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ना शिप्स को निशाना बना रहे थे, और यहां से बहुत सारे ऐसे शिप्स गुजरते हैं जिनमें इंडिया में भी माल आता है। तो यहां से शिप्स ने गुजरना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो इससे ना इंडिया की इकोनॉमी पर भी काफी बुरा असर हो रहा था। तो इंडिया ने पायरेसी को रोकने के लिए और हौथी रिबल्स से शिप्स को बचाने के लिए यहां पे ऑपरेशंस चलाए, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। तो जब इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाए ना, तो देखो इंडिया की जो इमेज थी ना, इंडियन नेवी की जो इमेज थी, काफी ज्यादा इंप्रूव हुई वर्ल्ड के बड़े देशों में और आसपास के देशों में। इंडिया की इमेज वैसे तो पहले ही इस्टेब्लिश थी, लेकिन विभिन्न देशों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया कि इंडियन नेवी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर इनके साथ में कोलैबोरेशन किया जा सकता है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब ये है कि इंडिया के पास में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इंडिया अपने आस पड़ोस के, ना सिर्फ अपने आस पड़ोस के रीजन में, बल्कि दूर तक जल्दी से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, चलो देखो ये तो एक बात है, ऑपरेशन संकल्प चला दिया, ठीक है, इमेज बढ़िया हो गई, बट एक इवेंट जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई वो है आईएनएस अरिघाट का कमीशनिंग। ये आईएनएस अरिघाट क्या है? ये देखो एसएसबीएन सबमरीन है। आप पूछोगे सर ये एसएसबीएन का क्या मतलब होता है? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन, एसएसबीएन, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। अगर देखो आपको पता हो तो हमारे पास में ना एक और एसएसबीएन सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत। तो आप यूं कह सकते हो उसी का एक और बहन है ये आईएनएस अरिघाट। अब ये जो आईएनएस अरिघाट जो है ये थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है आईएनएस अरिहंत के मुकाबले में। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मतलब न्यूक्लियर पावर से चलती है। न्यूक्लियर पावर से चलने का फायदा ये होता है ये ज्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और बिना ज्यादा साउंड के काम कर सकती हैं। साउंड ज्यादा नहीं करेगी तो फिर दुश्मन देश आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। और सबसे मेन बात, इस आईएनएस अरिघाट से ना न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है दूसरे देशों के ऊपर। तो इसलिए ये जो सबमरीन है ना आईएनएस अरिघाट, ये हमारे देश के न्यूक्लियर ट्राइड का पार्ट है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की क्षमता जमीन से, पानी से और हवा से। मतलब भारत देश तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है। हालांकि जब हमारी पिछली जो सबमरीन हमने इंडक्ट की थी ना आईएनएस अरिहंत, तभी हमने न्यूक्लियर ट्राइड की कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। अब जो ये आईएनएस अरिघाट दूसरी सिमिलर मिसाइल हमने इंडक्ट की है ना, इससे न्यूक्लियर ट्राइड की आप कह सकते हो क्षमता जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। डिफरेंस क्या है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के बीच में? डिफरेंस देखो ये है, एक तो इंडिजिनस कंटेंट ज्यादा है, मतलब ज्यादा देसी कंटेंट लगा है आईएनएस अरिघाट में। प्रोपल्सन ज्यादा स्ट्रोंग है, मतलब इंजन ज्यादा स्ट्रोंग है। सोनार सिस्टम ज्यादा एडवांस्ड है। सोनार सिस्टम मतलब ज्यादा अच्छे से दुश्मन देश के सबमरीन्स वगैरह को डिटेक्ट कर सकती है ये। इवन देखो ज्यादा क्लियर वाटर नहीं है, मडी वाटर है, उसमें भी नेविगेट कर सकती है। ये फायदा है एडवांस्ड सोनार होने का। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया आईएनएस अरिघाट के बारे में। अभी राइटर फिर नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। देखो इसी के साथ साथ ना एक मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ, K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। यानी आईएनएस अरिघाट से एक मिसाइल जो लॉन्च की जा सकती है K4, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। और इस K4 मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर।
तो अच्छी चीज ये है, अभी देखो फायरिंग तो सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन टेस्ट पैरामीटर्स का रिजल्ट जो है अभी वैसे बाकी है। अगर देखो ये मिसाइल सक्सेसफुली इंडक्ट कर ली जाती है आईएनएस अरिघाट के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं इसका क्या फायदा होगा। आईएनएस अरिघाट से देखो 3500 किलोमीटर दूरी पर वार किया जा सकता है, यानी चाइना का ज्यादातर जो एरिया है वो इस सबमरीन की रेंज में होगा इस K4 मिसाइल के थ्रू। समझे? अब इसके बाद नेक्स्ट है, चलो ठीक है, आईएनएस अरिघाट को हमने इंडक्ट कर लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बट देखो अचीवमेंट यहीं पे नहीं रुकती हैं। कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया, प्रोजेक्ट 77। ये प्रोजेक्ट बिना लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन आखिरकार इसे अप्रूवल दे ही दिया। अब इसमें ना क्या होगा, 40,000 करोड़ की लागत से ना 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन डेवलप की जाएंगी, यानी एसएसएन। आपके मन में तुरंत के तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये एसएसएन ये क्या है? पहले आपने बताया था एसएसबीएन और अब आपने बताया एसएसएन, दोनों के बीच में जल्दी से डिफरेंस बता दो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुनिए, देखो एसएसबीएन जो है ना वो मेनली न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए है। न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब जैसे चाइना हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, तो ये एसएसबीएन जैसे आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, ये डराने के लिए है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और पहली स्ट्राइक में, फर्स्ट स्ट्राइक में लैंड के ऊपर जितने न्यूक्लियर वेपन्स थे आपने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन हमारी सबमरीन के ऊपर फिर भी न्यूक्लियर वेपन बचेंगे जो पानी के बीच में है, वहां से फिर हम आपके ऊपर सेकंड स्ट्राइक करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की। तो यह मकसद होता है न्यूक्लियर डेटरेंस, मतलब डराना, डरा देना कि आप कितना भी पहला जबरदस्त स्ट्राइक कर लो, सेकंड स्ट्राइक में हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप मत करो पहला स्ट्राइक। ये डर पैदा करना दुश्मन देश में, तो ये मतलब होता है न्यूक्लियर डेटरेंस का। तो एसएसबीएन न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए है, ये बड़ी मिसाइल होती है, लेकिन और इसका काम ज्यादा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए है, जैसे चाइना की सिटीज को नुकसान पहुंचाना। लेकिन जो एसएसएन है ना, इसका काम होता है, ये छोटी सबमरीन है, इसका काम है पानी के नीचे जो दुश्मन देश की सबमरीन्स हैं या फिर शिप्स हैं उनको निशाना बनाना। तो एसएसबीएन में बैलिस्टिक मिसाइल होती है, लेकिन एसएसएन में टोरपीडोज, क्रूज मिसाइल्स ये सब होते हैं। एसएसएन ज्यादा फुर्तीली होती है, इमीडिएट अटैक को काउंटर करने के लिए होती है एसएसएन, कि तुरंत की तुरंत दुश्मन देश की मिसाइल अटैक करने वाली है उस पर अटैक कर दो। छोटी होती है, फुर्तीली होती है, स्पीड ज्यादा होती है। तो एसएसएन का मतलब मेनली ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने के लिए है, और एसएसबीएन जो है ये तो देखो मेनली डर पैदा करने के लिए है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये छोटी है सबमरीन और मेनली अटैक के लिए यूज होती है, इमीडिएट अटैक के लिए एसएसएन। तो फर्स्ट जो एसएसएन है, एसएसएन मतलब सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर पावर्ड, ये जो सबमरीन है इंडिया को 2036-37 में मिल जाएगी, और इसमें देखो 90% इंडिजिनस कंटेंट होगा, यानी देसी कंटेंट होगा। और देखो एक खास बात, जब ये इंडिया को मिल जाएगी ना, तो इंडिया एकमात्र P5 नॉन P5 नेशन होगा, मतलब वो देश जिनके पास में परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके अलावा इंडिया एकमात्र ऐसा देश होगा जो दोनों तरह की सबमरीन चला रहा होगा, एसएसबीएन भी और एसएसएन भी। समझे? इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, चलो ये तो न्यूक्लियर सबमरीन की हमने बात कर ली, दोनों एसएसबीएन एंड एसएसएन। बट देखो जो पुरानी कन्वेंशनल सबमरीन है ना, उनका टाइम भी अभी गया नहीं है। इवन यूएसए में भी ये डिस्कशन चल रहा है कि जो नॉन न्यूक्लियर बोट्स है ना, उनको फिर से यूएस नेवी में री इंडक्ट किया जाए। अब इंडिया का केस देखिए, इंडिया का एक प्रोजेक्ट 75 है फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया 6th स्कॉर्पियन बोट, जिसका नाम है INS वाक्सीर, ये इंडिया इंडक्ट करेगा जल्द ही। तो मतलब कहने का ये है, इवन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स है ना, जो न्यूक्लियर पावर से नहीं चलती, जो डीजल से चलती हैं, उनकी भी अपनी अलग से इंपॉर्टेंस है, उनको भी इंडिया इंडक्ट कर रहा है। 6th स्कॉर्पियन बोट प्रोजेक्ट 75 के अंदर इंडिया इंडक्ट करेगा, और नेवी 3 और ऐसी बोट्स जल्द ही ऑर्डर कर सकती हैं। अब तो देखो एक बात बताऊं,
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम आने लग गए। पहले क्या होता था, डीजल से चलने वाली सबमरीन्स में ना ऊपर आना पड़ता था हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन अब ना बैटरी वगैरह का यूज होने लग गया है, तो फिर इवन ऑक्सीजन के लिए ना ऊपर नहीं आना पड़ता। ज़्यादा समय तक ये डीजल वाली सबमरीन्स भी अब पानी के नीचे रह पाती हैं। तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I। इसमें ना इंडिया यही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन इनेबल्ड बोट्स इंडक्ट करेगा, और इसके लिए ना स्पेन और जर्मनी कंटेंडर हैं, मतलब इन्होंने बिड किया है, और इंडिया इनके साथ में जल्द ही एग्रीमेंट साइन कर सकता है इन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन इनेबल्ड बोट्स के लिए। अब इन देशों के साथ में इंडिया एग्रीमेंट करेगा इन बोट्स के लिए, तो देखो इंडिया का फोकस दो चीज़ों पे है, एक तो देसी कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो। तो इस पर इंडिया का फोकस है, इंडिजिनस कंटेंट ज़्यादा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। चलो ये तो बात हुई सबमरीन्स की। अब देखो बात है अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल की। जैसे हवा में ड्रोन है ना, तो उसी प्रकार से पानी के नीचे भी ड्रोन टाइप का व्हीकल, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। ये भी देखो सरकार ने अप्रूवल दिया है कि 2500 करोड़ की लागत से 100 टन का एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किया जाए, बाद में स्केल अप भी किया जाएगा। तो ऐसा जो व्हीकल इंडिया के पास में होगा ना, इंडियन नेवी के पास में, तो इंडिया की जो अंडर सी कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। कल को देखो कॉम्प्लेक्स तरह की मैरीटाइम थ्रेट्स हैं, तो उनका सामना फिर इंडियन नेवी आसानी से कर सकती है इस प्रकार के ड्रोन्स की सहायता से, मतलब वो वाले ड्रोन जो पानी के नीचे चलते हैं। समझ गए? लास्ट में रुकावटों की बात की जाती है। राइटर बोलते हैं देखो एम्बिशंस तो काफ़ी अच्छे हैं नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन दो चीज़ें हैं। सबसे पहले बजट का दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार ना कई बार इलेक्शन टाइम आ जाता है, पैसों की कमी होती है, तो इन प्रोजेक्ट को फिर ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन देखो तत्परता के साथ में पैसे एलोकेट करने चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरी चीज़, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब जो चीज़ एक्वायर करनी है जल्दी से बीडिंग हो, जल्दी से पैसा एलोकेट हो और जल्दी से एक्विजिशन हो। ऐसा ना हो कि हाँ भाई फाइल लटके जा रही है और बेचने वाले का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और फिर बाद में 2 साल बाद फिर से एक्वायर करेंगे, वो चीज़ और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम्स मान लीजिए, सजेशंस मान लीजिए, राइटर देते हैं अपनी तरफ से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन वर्कर्स की मुसीबतों के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 16 इंडियन वर्कर्स का ना एक ग्रुप अपनी अच्छी जिंदगी का सपना लेके ना यूएई जाना चाहते थे वहां पे काम करने के लिए, ताकि वहां पे कुछ पैसे कमा के घर वालों को भेज सकें। लेकिन इनके साथ ना धोखा हो गया। यूएई ले जाने के बजाय इनको लीबिया ले गए। लीबिया में बेंगाजी जो सिटी है ना, वहां पे इनको ले गए और सीमेंट फैक्ट्री में इनसे काम करवाया गया, काफ़ी ख़राब कंडीशंस में। आप सोच के देखो, एक ऐसा देश जहां पे ज़बरदस्त लैंग्वेज बैरियर है, आपसे पासपोर्ट छीन लिए गए, कोई आपको एग्जिट करने के लिए परमिशन नहीं है, परमिट नहीं है, और इतनी ख़राब कंडीशंस में सीमेंट फैक्ट्री में आपसे काम करवाया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा धोखा हो गया। अब देखो भारत सरकार इन 16 वर्कर्स को खाना वगैरह प्रोवाइड कर रही है, सप्लाईज दे रही है, लेकिन भारत लाने में समय लगेगा क्योंकि लीगल पेपर वर्क अभी तैयार नहीं है। जब तक ये लीगल पेपर वर्क तैयार नहीं हो जाता, इनकी वापसी जो है वो मुश्किल है। ये सिर्फ देखो एक कहानी नहीं है, ऐसे देखो बहुत सारे इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं। पिछले साल जून की बात है, कुवैत के ना एक लेबर कैंप में ना आग लग गई थी और जिसमें 40 इंडियन वर्कर्स की ना जान चली गई थी। प्रधानमंत्री मोदी पिछले ही हफ्ते कुवैत की यात्रा पर गए थे। वहां पर इंडियन वर्कर्स के दुर्दशा का जो इशू था ना, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। लेकिन क्या सिर्फ इशू हाईलाइट होने से इशू रिजोल्व हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज में बल्कि वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी, जैसे यूएस, यूरोप, इन देशों में बहुत से इंडियन वर्कर काम करते हैं और वापस पैसा घर भेजते हैं, यानी रेमिटेंस, जो इंडिया की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे 2022 में इंडिया को रेमिटेंस हासिल हुई $111 बिलियन से, और इस साल भी मतलब 2023 में भी इंडिया को रेमिटेंस हासिल होगी 128 के आसपास, और इंडिया वर्ल्ड में
सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने के मामले में टॉप पर है। दूसरे नंबर है मैक्सिको का। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन से देश को मिलती है? इंडिया को। बट देखो राइटर बोलते हैं ये पैसा ना उन वर्कर्स की जिंदगी में ना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं ला पाता। काफाला जो सिस्टम है इसके तहत इंडियन वर्कर्स का काफी ज्यादा शोषण होता है। काफाला सिस्टम क्या है? काफाला सिस्टम देखो गल्फ कंट्रीज का ना एक पुराना आउटडेटेड लेबर सिस्टम है। इसमें क्या होता है? ये देखो एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो ना वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर ना पूरी तरह से डिपेंडेंट बना देता है। काफाला सिस्टम के अंदर ना वर्कर अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता बिना एम्प्लॉयर के परमिशन के। इसके अलावा कई बार पासपोर्ट वगैरह छीन लिए जाते हैं, जॉब चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो काफाला सिस्टम है ना, ये देखो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन का ना एक मेजर सोर्स है, बड़ा सोर्स है। और देखो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है इंडियन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सरकार कुछ साल पहले ना ईसीआर का प्रोविजन लेके आई थी। ईसीआर मतलब इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। 18 देशों को सरकार ने ना इस कैटेगरी में डाला गया है जहां पे देखो इंडिया से लो स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड अगर वर्कर जाते हैं ना इन 18 देशों में काम करने के लिए तो सरकार की क्लियरेंस चाहिए। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ना कई बार जो लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर जाते हैं ना इन 18 देशों में फंस जाते थे, वहां पे उनको लूट लिया जाता था, काफी खराब कंडीशंस में काम करवाया जाता था, वादा कुछ किया जाता था, प्रोवाइड कुछ किया जाता था। तो सरकार ने इसलिए ना 18 देशों को इस ईसीआर की लिस्ट में डाला गया है कि कोई भी इंडिया से लो स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर काम करने के लिए जाएगा ना तो पहले सरकार की क्लियरेंस चाहिए। तो इन ईसीआर कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं? यही ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सारे देश आते हैं। लेकिन देखो ये चीज तो सरकार ने बहुत पहले कर दी थी। अब सरकार ने क्या किया है? अब किया है ई माइग्रेट। ई माइग्रेट में क्या होता है? ये जो 18 देशों में हमारे वर्कर्स जाते हैं ना काम करने के लिए, लो स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड, और जिसके लिए उन्हें अप्रूवल चाहिए सरकार का, यानी ईसीआर वाले देश। अब ये सारा जो प्रोसेस है ना ये ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन होने से ना फ्रॉड बल्कि और ज्यादा कम हो गए हैं। पहले ना मैनुअल काम होता था ना तो पता ही नहीं होता था एजेंट कौन है, एजेंट नकली तो नहीं है। बट अब ना सब कुछ ऑनलाइन होता है। इवन कौन एजेंट है, एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है। और जब ये लोग जाते हैं ना ईसीआर वाले देश में तो एजेंट का वो वेरिफिकेशन नंबर बताना पड़ता है। तो वेरिफिकेशन हो जाती है कि अच्छा ये इस एजेंट के थ्रू आप जा रहे हो। तो पहले नकली एजेंट्स के थ्रू जो लोग चले जाते थे ना अब वो नहीं जा पा रहे हैं, ये ई माइग्रेट सिस्टम की वजह से। क्योंकि जो एम्प्लॉयर इंडियन वर्कर्स को हायर कर रहा है उसको भी अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है, जो एजेंट भेज रहा है उसको भी रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो इसका मतलब चीजें देखो पहले से तो ठीक हुई हैं और धोखेबाजी कम हुई है। लेकिन आपको भी पता है लोग ना कुछ तरीका तो ढूंढ लेते हैं जिनको गलत तरीकों से पैसा कमाना है। और एक चीज देखो, जैसे रशिया जैसे देश हैं, रशिया जैसे देश तो ईसीआर की कैटेगरी में आते ही नहीं है। जबकि रशिया में भी इतने सारे हमारे वर्कर्स को भेज दिया गया था और वो भी युद्ध लड़ने के लिए। अब बड़ी मुश्किल से सरकार उनको छुड़वा के लाई। तो इसलिए ना इस सिस्टम को थोड़ा और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। तो कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। सबसे पहला सजेशन देखो ये है, रिक्रूटमेंट एजेंट्स को मॉनिटर करना। अब जैसे रशिया वाला केस सामने आया था ना कि वहां पे कुछ इंडियन वर्कर्स को लुभा लिया गया रशिया में युद्ध लड़ने के लिए। अब वो जो एजेंट था ना वो यूट्यूब पे इन चीजों को पब्लिसाइज कर रहा था कि आ जाओ रशिया में बढ़िया सैलरी दिलवाऊंगा। तो कहने का मतलब देखो ये है, सबसे पहले तो जो रिक्रूटमेंट एजेंट है ना उनको और बेहतर ढंग से मॉनिटर करो, ताकि रिक्रूटमेंट एजेंट ऐसा ना हो प्रॉमिस कुछ करते हैं और वहां पे वर्कर्स को दिया कुछ और जाता है। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए रिक्रूटमेंट एजेंट्स की। दूसरा है जो इमिग्रेशन एक्ट है ना, इमिग्रेशन एक्ट में भी रिफॉर्म लाए जाएं। इंडियन वर्कर्स के राइट्स को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए इमिग्रेशन एक्ट में, और इसके लिए नया कानून बनाना पड़े तो नया कानून भी बना दिया जाए। नेक्स्ट है फॉरेन एम्प्लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अब देखो डायरेक्टली तो भारत सरकार फॉरेन एम्प्लॉयर की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकती, लेकिन इसके लिए ना जिन देशों में इंडियन वर्कर्स जाते हैं ना काम करने के लिए, तो उन देशों के साथ में इंडिया वर्कर्स के लिए कोई स्पेशल एग्रीमेंट साइन कर सकती है, ताकि ना फॉरेन एम्प्लॉयर्स जो गारंटी देते हैं
उनको फिर देखो वर्कर्स के लिए सेफ कंडीशंस प्रोवाइड करना, फेयर पेमेंट, ये सब होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरे देशों के साथ में इंडिया एग्रीमेंट साइन कर सकता है। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है यार, आप अपनी इकोनॉमी ग्रो करो ना, अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत बनाओ कि भारत के वर्कर्स को दूसरे देशों में जाना ही ना पड़े काम करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए? कौन जाना चाहता है अपने देश को छोड़ के? लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडियन का डायस्पोरा काफी सक्सेसफुल है और हम उनकी सक्सेस सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन देखो सरकार को ना ये भी समझना होगा कि उनकी सक्सेस के पीछे ना उनकी हार्डशिप्स भी हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है सक्सेसफुल होने के लिए। तो इस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को ना सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स पे ना सॉल्यूशन की बात भी होनी चाहिए कि इंडियन वर्कर्स के लिए क्या किया जा सकता है। और अभी तो देखो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, डिप्लोमेटिक एनर्जी भी इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है दूसरों देशों के साथ में रिलेशंस इंप्रूव करने में। तो इनका सहारा इंडिया ले सकता है अपने वर्कर्स के लिए सिचुएशन को इंप्रूव करने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्लोबल वार्मिंग फाइट चैलेंज फॉर इंडिया से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो पिछले महीने ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29th मीटिंग हुई। ये अपना बड़ी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने वाली कॉन्फ्रेंस थी, अजरबैजान में हुई। वहां पे ना दुनिया के बड़े बड़े देश इकट्ठा हुए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा सके कि कौन कितना करेगा क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। अब देखो दुनिया में ना ऑलरेडी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया ना तो हमारा प्लेनेट ना एक प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसीलिए विभिन्न देशों ने ना अपना अपना ना टारगेट रख दिया है कि वो नेट जीरो कार्बन स्टेटस कब अचीव करेंगे, यानी वो स्टेटस जब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो नेट जो रिजल्ट निकलेगा ना जीरो कार्बन एमिशन। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन ने टारगेट रखा है 2050 तक का, कि 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव कर लेंगे। चाइना ने टारगेट रखा है 2060 का और इंडिया ने टारगेट रखा है 2017 का। इंडिया बोलता है हम नेट जीरो एमिशन स्टेटस अचीव कर लेंगे 2070 आने से पहले। अब देखो एक तरफ यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। यूरोपियन यूनियन ना इंडिया जैसे देशों से जो माल इंपोर्ट होता है ना, जैसे स्टील वगैरह, उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगी, ऐसा इन्होंने बोला है अपने यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। लेकिन एक और टर्म काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, वो है पीकिंग। पीकिंग का क्या मतलब है? मतलब कि विभिन्न देश अपना पीक जो है ना कार्बन एमिशन का वो जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। समझ गए? आसान भाषा में बताता हूं। पीकिंग का मतलब यह है कि एक ऐसा स्टेज जिस पर आपका जो पोल्यूशन है ना वो आपके हाईएस्ट पॉइंट पर होगा और धीरे धीरे फिर पोल्यूशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ग्राफ जो है ऐसे बनता है ना, ये देखो, मतलब ये जो पॉइंट है ना कि पोल्यूशन हाईएस्ट लेवल पे, उसके बाद तो फिर पोल्यूशन कम होना स्टार्ट हो गया है। डेवलप कंट्रीज और चाइना ने ना अपना जो पीकिंग टारगेट है वो डिसाइड कर लिया है। और अगर देखो हमने जल्द कुछ नहीं किया तो दुनिया ना हम पे प्रेशर डालेगी कि भैया आप भी जल्दी से जल्दी अपना पीक दिखाएं 2025 तक या फिर 2030 तक। फिर उसके बाद तो इंडिया का जो कार्बन एमिशन है ना वो कम होगा। आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी चीज इंडिया को ना अभी विकास की जरूरत है। अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत है। हमारा जो अभी एनर्जी कंजम्पशन है ना दुनिया के एवरेज एनर्जी कंजम्पशन का सिर्फ 1/3 है, यानी 1/3 है। और दूसरी तरफ देखो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे जो क्लीन सोर्सेज है ना ये एक्सपेंसिव हैं, समझे? तो मतलब अभी हमने पीक दिखा दिया ना तो इसका मतलब फिर हम ज्यादा ये फोसिल फ्यूल से जैसे कोयले इत्यादि से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पाएंगे। फिर आप बोलोगे अच्छा तो है सर, क्लीन सोर्सेज से जनरेट कर लेंगे। अरे भाई वही तो बोला ना, क्लीन सोर्सेज से अभी जनरेट करना रिलेटिवली महंगा है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। मान लो हमने पीक दिखा दिया, अभी क्लीन सोर्सेज से हम जनरेट नहीं कर पाते, महंगा है, और फोसिल फ्यूल से वैसे नहीं जनरेट कर पाते क्योंकि हमने एमिशन का पीक दिखा दिया है, तो हम तो लटक जाएंगे ना बीच में, हम तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है डेवलपिंग कंट्री में, तो ये दिक्कत है।
इसलिए राइटर सजेस्ट करते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी अपना जो पावर प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज कर लो, इससे पहले कि हम पे और ज़्यादा प्रेशर आने लगे कि भैया आप अपना पीक दिखा दो, पीक बस हो गया, अब आपका और मत जनरेट कीजिए। तो इसलिए इंडिया को अभी ना तुरंत के तुरंत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। आप दूसरे देश देख लीजिए, चाइना ना इस समय बड़े लेवल पे नए नए कोल बेस्ड पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो इंडिया को भी अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़े तो अभी हिचकिचाना नहीं चाहिए फिलहाल के समय में। लेकिन इसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव ये है कि देखो, न्यूक्लियर एनर्जी को ना ग्रीन एनर्जी मान के इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज करें। जैसे देखो, अभी ना एक यूनिट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट आती है 3.80 रुपीज, जो कि देखो रिन्यूएबल एनर्जी से कम है। सोलर और जो विंड पावर है ना, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो ज्यादा है, और न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी मिल रही है ना उसकी कॉस्ट कम है, और कम जगह चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि देखो दूसरी तरफ विंड और सोलर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जगह चाहिए। इसलिए देखो, न्यूक्लियर एनर्जी को ना ग्रीन एनर्जी मान के सरकार जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज करें। फिर बात देखो इनकी भी आती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और हाइड्रोजन। ये अच्छे एनर्जी के सोर्सेज हैं, बट अभी ना टाइम लगेगा इनको, इनसे प्रोडक्शन करने में। अभी सिर्फ ये आइडिया लेवल पे हैं, तो काफी समय लग जाएगा इनको एग्जीक्यूट करने में। तो राइटर ये बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी देखो बढ़िया है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए ना पैसा बहुत चाहिए, ये बड़ी दिक्कत है। अब या तो डेवलप कंट्रीज हमें पैसा दें, डेवलप कंट्रीज भूखे हैं, देते ही नहीं है। मतलब हिस्टोरिकली एमिशन इन्होंने किया है, लेकिन देखो अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई ना अजरबैजान में, डेवलपिंग कंट्रीज ने इनको बोला था कि 2025 के बाद ना आप हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर दो हर साल। ये डेवलप कंट्री बोले भैया नहीं है पैसा हमारे पास में, हम देंगे सिर्फ 300 बिलियन डॉलर। तो डेवलप कंट्रीज भी डेवलपिंग कंट्रीज को ना पैसा देने के लिए तैयार नहीं है ताकि वो अपना एमिशन कम कर सकें। राइटर एग्जांपल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे जो बड़े टेक जायंट्स हैं ना, वो भी देखो न्यूक्लियर पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही एकमात्र क्लीन और स्टेबल सोर्स है पावर का, जिसे स्केल अप किया जा सकता है, बड़े स्केल पे जिसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, देखो हमें ना दो सोर्सेस में से एक को चुनना है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ रिन्यूएबल है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को ना स्टोर करने की, ट्रांसमिट करने की जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम है। तो यही 4-5 जो आर्गुमेंट्स हैं इस आर्टिकल से निकल के आते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में ना रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने अंडर सी वारफेयर वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ऑपरेशन संकल्प तो इंडियन नेवी ने चलाया ताकि हाउथी रिबल्स को रोका जा सके शिप्स के ऊपर अटैक करने से, और पायरेसी को भी रोका जा सके। लेकिन मेजर इंडियन नेवी के लिए इवेंट रहा आईएनएस अरीघाट का इंडक्ट करना। ये दूसरी देसी एसएसबीएन है, बट देखो ये आईएनएस अरिहंत से बेटर है, ज़्यादा देसी कंटेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन है, ज़्यादा एडवांस्ड सोनार सिस्टम है, मतलब सब कुछ बढ़िया है इस आईएनएस अरीघाट में, आईएनएस अरिहंत के कंपैरिजन में। फिर K4 जो मिसाइल है उसकी भी टेस्टिंग हुई। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज 3500 किलोमीटर है, तो ये आईएनएस अरीघाट के ऊपर लगेगी तो देखो 3500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। चाइना की मेजर सिटीज़ रेंज में होंगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ना 2 SSN जो सबमरीन्स है ना उनको भी अप्रूवल दे दिया। 40,000 करोड़ की लागत से बनेगी, पहली 2036-37 तक मिल जाएगी। हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया कि SSN जो है वो इमीडिएट थ्रेट को काउंटर करने के लिए होते हैं, पानी के नीचे जो सबमरीन वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इंडिया एकमात्र नॉन P5 देश होगा जिसके पास दोनों होंगे, SSBN भी और SSN भी। फिर देखो राइटर बोलते हैं कि कन्वेंशनल जो सबमरीन्स है ना डीजल से चलने वाली, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई है। 6th बोट स्कॉर्पियन क्लास की आईएनएस वाक्सीर इंडिया इंडक्ट करेगा, और प्रोजेक्ट 75I, आई का मतलब है यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, तो इसके तहत भी स्पेन और जर्मनी से इंडिया सबमरीन परचेज कर सकता है। इसके अलावा अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, यानी जो ड्रोन की तरह का जो व्हीकल है वो भी इंडिया डेवलप कर रहा है। कुल मिला के देखो इंडियन नेवी बहुत बढ़िया ढंग से अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, लेकिन बजट की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
फिर हमने ये ग्लोबल वार्मिंग वाला पॉइंट आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें बोला गया कि एक नई टर्म आ गई है पीकिंग, कि सभी देशों को बोला जा रहा है कि आप अपना पीक दिखाओ, उसके बाद तो आपके एमिशन कम होने चाहिए। तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है अपना पीक जल्द दिखाने का। बट देखो दिक्कत ये है, अभी इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम है, इंडिया को अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर इंडिया ने अभी अपना पीक दिखा दिया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी दूसरे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनसे नहीं जनरेट कर पाएगा ज़्यादा। इसी वजह से चाइना अभी ना बड़े स्केल पे कोल बेस्ड पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि 2030 तक अपना पीक दिखाया जा सके। बट इंडिया के पास ऑप्शन एक ये है, न्यूक्लियर पावर को इंडिया थोड़ा स्केल अप कर सकता है। रिन्यूएबल और न्यूक्लियर पावर में से न्यूक्लियर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रिन्यूएबल एक्सपेंसिव है, स्टोर करने की दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सस्ती भी है, जगह भी कम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना भी आसान है। लेकिन बस दिक्कत एक ये है कि न्यूक्लियर पावर ना प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पैसे चाहिए और डेवलप कंट्रीज देने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर तीसरे आर्टिकल की समरी नहीं है, लेकिन तीसरा आर्टिकल हमने वो डिस्कस किया था, आपको याद होगा, वर्कर वाला, किस प्रकार से 16 वर्कर्स के साथ में धोखा हो गया, यूएई जाना था, लीबिया ले गए। तो उस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था, ये इस ग्रुप की कहानी नहीं है। बहुत सारे वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में रेपिटेंस तो बहुत भेजते हैं, लेकिन शोषण सहन करते हैं कफाला सिस्टम के अंदर, जिसमें यह होता है कि एम्प्लॉयर के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। सरकार ने ECR जरूरी किया था 18 देशों के लिए, और बाद में माइग्रेट सिस्टम भी अभी आ गया। लेकिन राइटर लास्ट में बोलते हैं कि ना एजेंट्स को मॉनिटर करो, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करो, इसके अलावा दूसरे देशों के साथ में एग्रीमेंट साइन करो ताकि दूसरे देशों में जो एम्प्लॉयर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होते हैं वहाँ पे इन वर्कर्स के इशू भी डिस्कस किए जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी से संबंधित 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।